हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली, प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू दैट योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो चलिए इस लेसन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा लेसन भी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 11। सो जो PSS एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हमारी जो प्रीवियस सेशन है उससे कंटिन्यूएशन में है। तो हम बात कर रहे थे अप्रूवल्स की, अप्रूवल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ PSS। सो पेमेंट सिस्टम को सेटल करने के लिए अप्रूवल कौन देता है? तो अप्रूवल इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसकी कंडीशंस क्या हैं वो भी हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर। अगर प्रीवियस सेशन आपने वॉच नहीं किया वीडियो तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना। अब हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल की। तो पेमेंट सिस्टम्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो उसका रिफ्यूज़ल का आस्पेक्ट क्या है? So where RBI considered that application for authorization should be refused, it shall give applicant a written notice to that effect stating the reasons for the refusal. तो जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि ये एप्लीकेशन फॉर ऑथोराइजेशन रिफ्यूज कर देनी चाहिए, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिटन नोटिस भेजेगा टू द एप्लीकेंट। और उसमें RBI रीजंस बताएगा कि क्यों रिफ्यूजल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर कर रहा है। So whenever RBI considers that application for authorization needs to be refused, a written notice will be sent to the applicant and reasons will also be informed in that notice. उस नोटिस के अंदर रीजन भी इंफॉर्म किए जाएंगे। द एग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर, वो एप्लीकेंट अगर चाहे तो इट कैन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वो एप्लीकेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है अगेंस्ट दिस रिफ्यूजल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए पीरियड कितना है उसके पास? सो पीरियड इज 30 days फ्रॉम डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम। जिस डेट को वो ऑर्डर से कम्युनिकेट किया गया है उसके 30 days के विद इन, सो दिस अपील कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दो बातें हो गई इसके अंदर। पहली बात है कि RBI हैज द अथॉरिटी टू गिव रिफ्यूजल ऑल्सो, लेकिन RBI रीजन स्टेट करेगा उस रिफ्यूजल के लिए। एंड द एप्लीकेंट कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अपील, और इसके लिए 30 days का पीरियड रहेगा एप्लीकेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्पोज ऑफ दिस अपील विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। सो 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इस अपील को डिस्पोज ऑफ करेगी। सो 3 इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास हो गई। पहली बात, RBI के पास कितना पीरियड है टू डिस्पोजल द एप्लीकेशन? तो RBI के पास है 6 months का पीरियड। और एप्लीकेंट के पास कितना पीरियड है टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट? तो एप्लीकेंट के पास है 3 महीने का पीरियड टू अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइमलाइन क्या है टू डिस्पोज ऑफ दैट मैटर? तो दैट अगेन इज 3 months। The decision of central government on the appeal shall be final.
सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा. सो दिस मीन एप्लीकेंट कैन नॉट गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ. तो एप्लीकेंट किसी कोर्ट में नहीं जा सकता अगेंस्ट दिस रिफ्यूजल. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिफ्यूज करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिफ्यूजल है उसको अपहोल्ड करती है, देन द एग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर यानी एप्लीकेंट कैन नॉट गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ. तो लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था और इस सेशन में जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, सो लेट अस सी वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं. सो हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट सेशन को वॉच नहीं किया है, वो इसको वॉच करने से पहले अगर लास्ट सेशन को पहले वॉच कर लेते हैं तो वो बेटर वे में इनके आंसर्स दे सकेंगे. तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज्ड टू ऑपरेट एनी पेमेंट सिस्टम. किसी भी पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसके पास ऑथोराइजेशन है? एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट. सो किसके पास ऑथोराइजेशन है? सो हु इज ऑथोराइज्ड, कौन ऑथोराइज्ड है? तो बेसिक डिस्कशन में आपको दो कैटेगरी के लोग बताए थे. सो किन के पास ये ऑथोराइजेशन है? सो एक्ट के अंदर ये ऑथोराइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है. पीएसएस एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर सकता है कि वो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, जैसे आरबीआई आरटीजीएस को या एनईएफटी को ऑपरेट करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट में आरबीआई ऑथोराइज्ड ए कंपनी और कॉरपोरेशन टू ऑपरेट. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनी को या कॉरपोरेट को क्या ऑपरेट करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, क्लियरिंग हाउसेज ऑफ बैंक्स, पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर पेमेंट सिस्टम्स या क्रेडिट पॉलिसी. व्हाट में आरबीआई ऑथोराइज्ड ए कंपनी और कॉरपोरेशन टू ऑपरेट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको ऑपरेट करने का ये अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 2. तो आंसर हमारा रहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस को ऑपरेट करने की परमिशन दे सकता है, जैसे एनपीसीआई को गिवन है. व्हाट परसेंट ऑफ इक्विटी और ऑथोराइज्ड कंपनी और कॉरपोरेशन मस्ट बी हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो जिसको ये अथॉरिटी दी जाएगी टू ऑपरेट द क्लियरिंग हाउस, तो उसकी इक्विटी का कितने परसेंट कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास होगा? 25%, 49%, 51% या 75%. कितने परसेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसको होल्ड करेंगे? सो व्हाट परसेंटेज ऑफ इक्विटी ऑफ ऑथोराइज्ड कंपनी. तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है ये ऑथोराइज्ड कंपनी कौन सी होगी? वो ऑथोराइज्ड कंपनी जो क्लियरिंग हाउस को ऑपरेट करेगी. तो दैट इज 51%. आवर आंसर विल बी 51%. Who can apply for authorization to operate a payment system? सो कौन अप्लाई कर सकता है पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने की अथोराइजेशन के लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली, प्राइवेट कंपनीज ओनली, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अथोराइजेशन के लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? Who can make this application? Question number 4. What is the answer for question number 4? सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बनता है एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. What factors does RBI considers when authorizing a payment system?
सो पेमेंट सिस्टम को ऑथोराइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है? तो लेट अस सी नीड फॉर प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम और सर्विस, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और डिजाइन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, या इन सभी को। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर करता है? क्वेश्चन नंबर 5। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज टाइम फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ऑथोराइजेशन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टाइम लाइन क्या है एप्लीकेशन ऑथोराइजेशन के लिए प्रोसेस करने का? 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, या 12 मंथ्स का? सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू प्रोसेस द एप्लीकेशन? So application processing means it may be for approval, it may be for rejection also. तो आंसर हियर इज 6 months, 6 महीने का ये टाइमलाइन है। कैन RBI रिवोक द ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम्स की जो ऑथोराइजेशन है उसको रिवोक कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है? यस, नो, ओनली विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या ओनली इफ पेमेंट सिस्टम इज नॉट प्रॉफिटेबल? तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइजेशन जो गिवन है उसको कैंसिल कर सकता है फॉर ए पेमेंट सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 7। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रिवोक दैट if RBI decides to refuse or an application for authorization, what must it do? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि उसको एप्लीकेशन को रिफ्यूज करना है फॉर ऑथोराइजेशन, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। एप्लीकेंट विल बी गिवन रिटर्न नोटिस स्टेटिंग द रीजंस, रिफ्यूज द एप्लीकेशन विदाउट गिविंग एनी रीजन, फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिव्यू, और इनमें से कोई एक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? So answer here will written notice will be given to the applicant stating the reasons. So this means answer A is the right answer. Can an aggrieved service provider appeal against a revocation of authorization? तो क्या वो aggrieved service provider जिसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा चुका है, क्या वो अपील कर सकता है? Yes, no, only if revocation was due to financial reasons, या only if central government approves. तो क्या आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? What shall be the answer for question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या रहेगा? Yes, what will be the answer? तो आंसर इज yes. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, जो aggrieved पार्टी है, it has the authority, it has the right to appeal. How long does aggrieved service provider have to appeal against revocation of authorization? तो aggrieved service provider को कितना टाइम मिलेगा इस पर्पस के लिए? 10 days, 20 days, 30 days, या 60 days? How long service provider have to appeal against revocation of authority? So कितने पीरियड में वो ये अपील कर सकता है? तो इसके अंदर हमारे पास आंसर नहीं है, तो यहां पे नन ऑफ द अबव बनेगा आंसर। सॉरी, मैं अपने आंसर को रिव्यू कर रहा हूं। तो आंसर हमारा बनेगा 30 डेज का। और इवन जब हम रिफ्यूजल पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पे आपको 3 टाइमलाइंस दी थी, उन 3 टाइमलाइंस को थोड़ा सा अमेंड मैं कर रहा हूं। तो आरबीआई के पास
टाइम लाइन है 6 मंथ्स का टू कंसिडर द एप्लीकेशन। एप्लीकेंट के पास अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो है 30 डेज का। तो पहले मैंने 3 महीने का बताया था, वो गलत था। और गवर्नमेंट के पास ये पीरियड कितना है, तो अभी इसका क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो टू दैट एक्सटेंट आप अपने नोट्स को अमेंड कर लेंगे। तो एग्रीड पार्टी के पास अपील के लिए टाइम लिमिट कितना है? सो इट इज 30 डेज टाइम लिमिट, नॉट 3 मंथ्स जो मैंने पहले बताया था। हु कैन एग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर अपील अगेंस्ट रेवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन? तो किसके पास जा सकता है एग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर? आरबीआई के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, या प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास। सो दिस अपील कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपील किसको किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जा सकता है। व्हाट इज डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अपील अगेंस्ट रेवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन क्या हो सकता है? सो फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कैन बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट, कैन बी चैलेंज्ड इन आरबीआई, कैन बी चैलेंज्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता बिकॉज दिस डिसीजन इज फाइनल। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन देने के लिए कितना टाइम लेगी? व्हाट इज द टाइमलाइन? सो टाइमलाइन इज 3 मंथ्स। तो चलिए, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसके बेसिस के ऊपर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिंग टू दिस टॉपिक वो एकदम क्लियर हो रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए ऑल ऑफ यू। सो जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास में इस समय ज्वाइन किए हुए हैं तो ऑल ऑफ देम दे विल पोस्ट स्माइलिंग आइकन इन द चैट बॉक्स। कर दीजिए पोस्ट। तो चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे चेंजेस इन द सिस्टम। सो अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर ने ऑलरेडी सिस्टम को सेटअप किया है, सिस्टम इज अ सेटअप, तो क्या उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं? No system provider shall cause any change in the system which would affect structure or operation of the payment system. तो कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर किसी तरह की कोई चेंज नहीं करेगा जो उसके स्ट्रक्चर और जो उसकी ऑपरेशन को अफेक्ट करे। सो कोई चेंज ऐसी नहीं की जाएगी जो सिस्टम के स्ट्रक्चर को, दैट इज नंबर 1, जो उसकी ऑपरेशन को, दैट इज नंबर 2, अफेक्ट करती हो। सो दिस मीन चेंजेस कैन बी मेड, बट अगर वो चेंज रिलेट करती है चेंज इन द स्ट्रक्चर और चेंज इन द ऑपरेशन तो दैट इज नॉट परमिटेड। और अगर उसको वो चेंज करनी है तो उस केस में व्हाट इज द कंडीशन? सो कंडीशन इज विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। तो अगर कोई चेंज करनी है स्ट्रक्चर को लेकर के या ऑपरेशन को लेकर के तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल चाहिए। सेकेंडली, गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days to the system participants after approval of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यानी अगर कोई चेंज करनी है तो इसमें 2 स्टेप्स हो गए। तो पहला स्टेप होगा प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकंड स्टेप होगा इंटीमेशन टू द यूजर्स। सो ये इंटीमेशन दिया जाएगा विद इन 30 days, नॉट लेस देन 30 days। कम से कम 30 दिन का नोटिस देना होगा सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की से अप्रूवल के बाद उसको नोटिस देना होगा सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को विद इन 30 days।
तो पहली बात, चेंजेस आर नॉट परमिटेड, एंड सेकेंडली अगर चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, और नोटिस देना होगा सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को जो सिस्टम को यूज करेंगे, और नोटिस का पीरियड होगा 30 डेज का। Where RBI has any objection to the proposed change for any reason, it shall communicate such objection to the system provider within 2 weeks. So अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन है फॉर द प्रपोज्ड चेंज, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्युनिकेट करेगा कि उसको क्या ऑब्जेक्शन है, और ये कम्युनिकेशन का टाइम लिमिट है 2 वीक्स का, विद इन 2 वीक्स। So where RBI has any objection to the proposed change, so that objection will be conveyed to the system provider within a period of 2 weeks. The system provider shall, within period of 2 weeks of receipt of objection from RBI, forward his comments to RBI. So वो सिस्टम प्रोवाइडर जिसको ये नोटिस भेजा गया, तो वो उसको भी टाइमलाइन मिलता है 2 वीक्स का कि वो अपना पक्ष रख सके, तो ही कैन forward his comments to Reserve Bank of India relating to this objection. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर अभी तक हमारे पास 3 डिफरेंट टाइमलाइंस हो गई। सो अगर उसको अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल की डेट से विद इन 30 डेज वो कन्वे करेगा changes to the system participants. Secondly, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन है इन अलाउइंग दीज चेंजेस, तो 2 वीक्स में वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द सिस्टम प्रोवाइडर, और सिस्टम प्रोवाइडर को टाइम मिलेगा 2 वीक्स का टू रिस्पॉन्ड टू RBI ऑब्जेक्शन। सो आई होप ये टाइमलाइंस हमने ध्यान से नोट कर ली होंगी। Now, before we proceed to discuss the questions, so question discuss करने से पहले, this information is important for you. Friends, concepts को understand करने के लिए आप हमारे वीडियो लेसन्स को यूज कर सकते हैं, जो चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज होते हैं, और कॉन्सेप्ट को बेटर क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको केस स्टडीज जरूर करनी चाहिए। CIB के सभी पेपर्स के अंदर केस स्टडीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये केस स्टडीज आप जरूर करें अगर आपको CIB को क्लियर करना है, क्योंकि केस स्टडीज क्वेश्चंस का काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है। सो केस स्टडीज के बगैर ऐसा रिपोर्ट किया है, स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है कि इन एग्जाम्स को पास करना ऑलमोस्ट बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो वीडियो लेसन्स चैप्टर वाइज या केस स्टडीज़ के वीडियो लेसन्स बेस्ट क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर एट ए वेरी लो कॉस्ट। तो हमारी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इन वीडियो लेसन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपका जो टास्क है इस एग्ज़ाम को पास करने का वो रिलेटिवली ईजी हो सके। तो चलिए अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड अगले पार्ट के ऊपर, powers to access information. Power to access information or power to inspect the payment system. तो पेमेंट सिस्टम जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और उसको इंस्पेक्ट करना, सो ये पावर्स किसके पास हैं और ये पावर्स कहाँ पे हैं? तो ये पावर्स हैं सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 ऑफ PSS एक्ट 2007। तो ये पावर्स क्या क्या हैं? तो इन पावर्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट आर दीज पावर्स? सो RBI कैन कॉल फॉर रिटर्न्स or access information and carry out inspection of any payment system and the premises from where the system is being operated. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या पावर्स हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न्स कॉल कर सकता है, स्टेटमेंट्स कॉल कर सकता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर सकता है किसी भी पेमेंट सिस्टम्स की या उन प्रिमिसेस की जहां पे उस सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है। सो ये पावर मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थ्रू PSS एक्ट। और ये सेक्शंस हैं नंबर 12, नंबर 13 एंड नंबर 14। Now, section 12, what does it state? According to section 12, RBI can call for returns or documents from any service provider. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से रिटर्न्स यानी स्टेटमेंट्स कॉल कर सकता है, डॉक्यूमेंट कॉल कर सकता है। So those documents, those returns will be relating to operation of the payment system. And this information can be called at such intervals or in such manner or in such form as Reserve Bank of India may require. So Reserve Bank of India को जो सही लगता है उस पीरियड के बेसिस के ऊपर या उस पीरियोडिसिटी के बेसिस के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन कॉल की जा सकती है। सो उस इन्फॉर्मेशन का फॉर्म क्या होगा और वो इन्फॉर्मेशन किस मैनर में सबमिट करनी होगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स हैं सेक्शन 12 के अंदर। नो सेक्शन 13, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस कर सकता है रिलेटिंग टू ऑपरेशंस ऑफ एनी पेमेंट सिस्टम एंड सिस्टम प्रोवाइडर and all system participants shall provide access to such information to Reserve Bank. So पेमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और जो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं उस इंफॉर्मेशन को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस कर सकता है। और सेक्शन 14 में ये पावर क्या है? Any officer of RBI may enter into any premises where payment system is being operated and may inspect any equipment. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, तो यहाँ पे RBI के जो ऑफिसर होंगे दे विल बी ऑथोराइज्ड बाय RBI, so they can enter into any premises from where the system is being operated, और उसका जो इक्विपमेंट है उसको वो ऑफिसर चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। So section 16, RBI can carry out audit and inspection of a payment system or participant. तो इन 3 पावर्स के अलावा सेक्शन 16 में RBI को ये पावर भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है ऑफ द पेमेंट सिस्टम और द पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोविजंस हो गए इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अगर हम देखें विच प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सेक्शन 12 कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, सेक्शन 13 accessing the information, section 14 authorizing its officers to inspect the premises, section 16 conducting audit and inspection of payment system or the participants. चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, तो उसके अंदर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो वो आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एट आवर दिस ईमेल आईडी। इसके अलावा आप हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज
the message box our app for this purpose. तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो आज के इस सेशन का जो हमने सब्जेक्ट स्टडी किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।